गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे ख्याल से आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है। इस महामारी में क्या हुआ बेटा कि हमारी जो स्टडी हुई बहुत ही प्रभावित हुई। ठीक है। अब स्टडी को मेंटेन करने के लिए क्या करना है बेटा, हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग देख ही रहे हो बेटा, 6 महीने से आप लोग कितना पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो। तो क्योंकि फ्यूचर के लिए बेटा पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा हर एक चीज़। और मैं यूट्यूब पे आज से ऑनलाइन आपको पढ़ाऊँगा। ओके बेटा। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजूँगा और आप वीडियो देख के अपने नोट्स बनाइए। वीडियो के अंदर ही मैं तुमको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए। ठीक है बेटा। और YouTube पे पढ़ने का एक नुकसान ये है कि आप अपने खुद के मालिक बनेंगे कि आप टाइम पे अगर नहीं करोगे बेटा तो कॉन्सेप्ट आपका फेल रहेगा। जो भी टाइम आपको जो है आपको करना है, जैसे भाई मैंने अभी लेक्चर भेजा, ठीक है ना, तो आपको उसको 1 घंटे में कर डालिए। ज़्यादा टाइम का लेक्चर नहीं रहेगा, आप आसानी से करिए उसको। और उसमें जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, उस पर डाउट जो आ रहे हैं, वो आप बताइए मुझे कि किस तरीके से सर ये इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जितना आप इंटरेक्ट करोगे, ठीक है, जितना आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे उतना आपको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है ना। तो जिस हिसाब से जो है रिकॉर्डेड वीडियो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। जो बच्चे दूर के हैं या जिनको नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है गांव में, क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से ही मैं वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि यूट्यूब पे पढ़ने के बहुत सारे जो है और अच्छे परिणाम हैं, लेकिन नुकसान भी हैं। ठीक है ना। नुकसान ये है कि बेटा आप जानबूझ के नहीं पढ़ना चाहोगे कि हाँ अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे टाइम निकलता चला जाएगा, लेक्चर पे लेक्चर जो है निकलते चले जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त मैं आपको जो है लेक्चर भेजूं, आप उसको जो है तुरंत करिए। मैं मॉर्निंग में ही भेजूंगा, आप मॉर्निंग में नहीं फ्री तो इवनिंग में देख लीजिए, लेकिन उसको उसी उसी डेट में फिनिश करिए। अगर उस डेट में नहीं फिनिश करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे लेकिन बेटा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब ये है कि अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो आप गए बेटा। ठीक है ना। ऑर्गेनिक आपको नहीं आने वाली है। ओके। तो आपको बहुत तरीके से हर एक चीज़ समझ के तरीके से पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं। मैं वीडियो के अंदर ही आपको नोट्स बोल दिया करूँगा, आप अपने वीडियो के अंदर ही नोट्स को लिखिए। ठीक है ना। तो इस महामारी में बेटा मेरे हिसाब से जो है आप लोग देख चुके हो कि पढ़ाई आपसे कितनी हो रही है आपको, लेकिन जो है गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार आपको प्रमोट कर दिया गया है। आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ गए हैं बेटा। कोई फीलिंग नहीं आई, कोई आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इंजॉय करिए, लेकिन आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं आप लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं की है अभी तक। इसका मतलब कि आपके पास आपकी जो पढ़ने की जो इच्छाएं थी या लत थी, आपने उसको गंवा दिया है बेटा। अब उसको फिर से रिगेन करना है तो आप धीरे धीरे आप अपने आप को ढालिए उस माहौल में। ठीक है। तो केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका जो है केमिस्ट्री क्लासेस में, सेकेंड ईयर में आपका स्वागत है केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो रसायन में बेटा 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से हमने दूसरा पार्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन। ओके। ओके बेटा, क्योंकि आपको पता है कि रसायन में जो है आपके कोर्स में बीएससी बीएड के कोर्स में क्या हुआ बेटा, रसायन रसायन को जो है यहाँ पे आप केमिस्ट्री लिख सकते हैं, केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर में क्या है बेटा कि यहाँ पे 3 बुक हो गई। जैसे आपको पता है कि जो है फर्स्ट ईयर में तुमको मैंने केवल कौन सी अकार्बनिक और भौतिक रसायन पढ़ाई थी, लेकिन अब इसमें जो है आपको तीनों रसायन पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी हो तो आप लोग जानते होंगे। अकार्बनिक रसायन, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो बेटा तो बता देना, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, हिंदी लिख रहा हूँ।
अकार्बनिक रसायन, और अपने हिसाब से संभाल लेना, ठीक है बेटा। हो सकता है मैं गलत लिख दूं, लेकिन जो देख रहा है तो उसका मतलब ये ना समझे कि तो सर को हिंदी नहीं आती है, हिंदी आती है बट लिखना नहीं आती है, ठीक है। तो अकार्बनिक रसायन हो गया बेटा, फिर कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है। और फिर भौतिक रसायन, ये तीन पेपर आपके होंगे। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, अब आपको पता है पेपर नंबर फर्स्ट ये है, पेपर फर्स्ट, ये कौन सा बेटा पेपर, ये सेकंड है, और ये पेपर कौन सा है, ये थर्ड, ठीक है, पेपर थर्ड है। अब आपको पता है बेटा कि अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जो आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, जो आपके ये पेपर जो होगा वो मैक्सिमम मार्क्स जो होगा बेटा वो होगा 40 मार्क का। और इंटरनल कितने होंगे बेटा, इंटरनल यानी मेरे हाथ में 10 नंबर होंगे इस सब्जेक्ट के, कार्बनिक रसायन के, ओके बेटा। और इन सब के कितने हो गए, ओके। और यहाँ पे उसके बाद फिर आ जाएगा तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स, ये भी कितने की बेटा, ये भी कितनी है 40, इंटरनल इसमें भी 10, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे बेटा 40, और इंटरनल कितने होंगे 10, ठीक है। यानी कि मेरे पास टोटल 30 नंबर हैं आपके लिए। तो आप मेरे हिसाब से जो चलोगे, जो मैं बोलूँगा तो मैं आपको बहुत ही बेनिफिट दे सकता हूँ। तो समझ रहे हो कि 50 150 में मेरे पास 30 नंबर हैं, तो समझ लो आपका कितना परसेंट अगर लॉस होगा, मैं 30 नंबर में से कोई 10 दे दूँ, 15 दे दूँ, जिसका जिसका बेटा जैसा परफॉर्मेंस होगा उसको उतने ही उस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। मेरी बातों को अगर आप अच्छे से लोगे, अच्छे से जो मैं बोलूँगा करोगे, ठीक है, हर चीज़ें उसमें फॉलो होंगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो गए बेटा तुम, ठीक है ना। तो आपको जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको करना है, जो जो मैं बोलूँगा कि हाँ बेटा आपको असाइनमेंट जमा करना है या असाइनमेंट करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मैं तुमको बताऊँगा, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ बता दूँ बेटा कि यूट्यूब पे पढ़ने का सबसे जो नुकसान ये है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि आप यूट्यूब को देखते देखते कहीं मूवी देखने लगोगे, कहीं कॉमेडी देखने लगोगे, कोई मतलब बनेगा इस चीज़ का कि सर का तो बोर कर रहे थे, थोड़ी देर कॉमेडी देख लेते, तो गए बेटा तुम, कॉमेडी हो जाएगी तुम्हारी लाइफ पूरी, ठीक है ना। तो कॉमेडी मत देखना, ठीक है, पहले पढ़ लेना, फिर खा पी लेना, फिर आराम से कॉमेडी देखना, क्योंकि जो मैं असाइनमेंट भेजूँ, क्वेश्चन भेजूँ, वो कर लेना, उसके बाद कॉमेडी देखो, चाहे जो देखो, है कि नहीं। बड़े बच्चे हो गए तुम लोग, तो समझदार हो गए हो। और ये देखो बेटा, इसमें प्रैक्टिकल जो रहेगा, प्रैक्टिकल जो रहेगा बेटा, वो प्रैक्टिकल रहेगा 50 मार्क्स का, जिसमें से आपको मिनिमम 18 मार्क्स लाने होंगे, और इसमें मिनिमम टोटल मार्क्स लाने होंगे 50, सब में मिला के 54, ठीक है बेटा। यानी कि 54 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 3 दूनी, हाँ 3, 3 का नाम 3, 3 और 24, हाँ 3 और 24, हाँ 18 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ईच सब्जेक्ट, मिनिमम मार्क्स, यानी तो मैक्सिमम मार्क्स में बेटा मिनिमम कितने होंगे 18 मार्क्स, यानी मिनिमम इसमें कितने होंगे बेटा 18, इसमें भी कितने होंगे मिनिमम 18। तो यानी कि अब ये तुमको चीजें मैंने बता चुका हूँ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जो है 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है।
इस तरीके से आपको ये मैंने पूरा सिलेबस बता दिया, ठीक है ना, कि हाँ किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, ठीक है। अब हम पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। ओके, यानी कार्बनिक रसायन भी मैक्सिमम मार्क 50 की होगी और मेरे पास 10 नंबर होंगे तुम्हारे लिए बेटा। ओके, तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन को शुरू होने से पहले आपको ये सीखना होगा, भाई तुमने 12th में पढ़ा क्या था, क्योंकि तुमने फर्स्ट में तो तुम्हारी बुक ही नहीं थी। अब यानी 12th वाली चीज़ें रिकॉल करें तो क्या कैसे करें क्या करें, तो लेकिन मैं अब 0 से पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, अच्छे से पढ़िए उस चीज़ को, ठीक है ना बेटा, क्योंकि 0 से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, हर चीज़ समझ में आएगी, हर चीज़ मैं डालता रहूँगा उसमें कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले जो है कार्बनिक रसायन होती क्या है, यूनिट तो बाद में शुरू करूँगा, पहले तो आपको कार्बनिक रसायन की परिभाषा बता देनी है मुझे कि भाई परिभाषा क्या होती है कार्बनिक रसायन की, परिभाषा बताइए बेटा। तो आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि परिभाषा तो वही होगी बेटा कि जिसमें कार्बन हो, वो यौगिक जिनमें कार्बन होते हैं कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। नहीं, बताओ ना यार, यही तो कहोगे ना, जिनमें कार्बनिक रसायन होते हैं, जिनमें कार्बन होता हो वो क्या होते हैं, बोलो, वो होते हैं कार्बनिक यौगिक। लेकिन ये बात असत्य होगी, क्यों असत्य होगी, क्योंकि आपको पता बेटा कार्बोनेट जो होता है वो एक क्या है, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक है, अकार्बनिक है ये क्या है, अकार्बनिक है। तो अकार्बनिक है तो यार ये तो इसके पास तो क्या है, ये कार्बन है, तो ये अकार्बनिक कैसे हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जो यानी ये जो पाया जाता है कंपाउंड, ये अकार्बनिक रसायन में, जैसे सोडियम कार्बोनेट हुआ तो ये क्या है, एक अकार्बनिक है, ठीक है ना। तो कार्बनिक की परिभाषा पहले तो ओल्ड जो परिभाषा थी, पुरानी जो परिभाषा थी, वो यही बताएगी कि वो यौगिक जिनके पास कार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक को, और जिनको इन जिस भी ब्रांच में इनको स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उनको क्या कहते हैं बेटा, बोलो, कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है ना। तो पुरानी परिभाषा लिख लीजिए पहले, तो पुरानी परिभाषा क्या है, पुरानी परिभाषा ये है कि वे यौगिक वे यौगिक वे यौगिक जिनमें वे यौगिक जिनमें कार्बन तत्व प्रेजेंट उपस्थित होता है, वे यौगिक जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है, कार्बन तत्व उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। परंतु वातावरण में कुछ यौगिक ऐसे उपस्थित हुए जो जिनके पास कार्बन तत्व तो हुआ बेटा, ये लिखते रहना, जिनके पास कार्बन तत्व तो हुआ, परंतु दे आर, मतलब परंतु वे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अतः पुरानी परिभाषा असफल रही कार्बनिक यौगिक को, अतः पुरानी परिभाषा असफल रही, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले ये बता दिया गया कि भाई कार्बनिक होती है, तो कार्बनिक रसायन जो होती है बेटा वो बता दिया गया, पुरानी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि भाई वे यौगिक जिनके पास कार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। नहीं, यही तो परिभाषा हुई। लेकिन वातावरण में कुछ टिपिकल, मतलब जो ऐसे कंपाउंड मिले वो क्या हुए बेटा, उनके पास तो कार्बन एलिमेंट हुआ, परंतु बट वो क्या हुआ, उनके पास वो खुद क्या हुए, कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुए, ठीक है। तो आपको ये समझना है बेटा कि भाई कैसे हम बता सकते कि भाई ये कार्बनिक है। तो एक पुरानी यानी कि जो आधुनिक परिभाषा है बेटा, वो आधुनिक परिभाषा ये है
आधुनिक परिभाषा ये है कि हाइड्रोकार्बन, आधुनिक परिभाषा के अकॉर्डिंग कि कार्बनिक रसायन की परिभाषा ये है कि वे हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन तथा उनसे उत्पन्न होने वाले कंपाउंड मतलब यौगिकों को ही क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, तथा इन यौगिकों को जिसमें अध्ययन किया जाता है उनको क्या कहते हैं, बताइए बेटा, उसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। तो क्या लिखोगे भाई, आधुनिक परिभाषा क्या हुई कि जो हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन आप तो जानते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिनके पास क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जैसे तुमको पता बेटा मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है बेटा, देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, तो एक मीथेन हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन हाइड्रोकार्बन है। तो अब इससे जो डराइव होंगे मतलब इसकी सहायता से उत्पन्न होने वाले जो यौगिक होंगे वही क्या कहलाएंगे बेटा, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको हटा दिया बेटा, मतलब यहाँ से इसको क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, OH जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या बन गया, CH3OH। ये अब देख लो बेटा, ये मेथेन है, ये क्या है बेटा, मेथेन है, और ये क्या है, ये मिथाइल अल्कोहल है, इतना तो जानती होगे, मिथाइल अल्कोहल है ये, ठीक है ना। तो वे यौगिक जो क्या होते हैं, वे जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, हाइड्रोकार्बन तथा उनसे डिराइव होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। दिस डेफिनेशन इज एग्जैक्ट फॉर द बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से डिराइव होने वालों को क्या कहेंगे हम लोग, कार्बनिक यौगिक। तथा जिस भी साइंस में यानी कि जिस भी विज्ञान में इन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, दे आर कॉल्ड क्या बेटा, कार्बनिक रसायन। ओके, चलो कार्बनिक रसायन आपने सीख लिया। अभी कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है ये तो आप लोग सब जान गए हो बेटा, ठीक है ना। अब देखो बेटा कि क्या हुआ कि कार्बनिक रसायन की आपने परिभाषा तो सीख ली, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कार्बनिक रसायन के बारे में लोगों ने जो है ये बताना स्टार्ट किया भी, कार्बनिक रसायन के जो पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग कार्बनिक रसायन वे रसायन होते हैं जिनको केवल और केवल हम लिविंग थिंग से ही प्राप्त कर सकते हैं। लिविंग थिंग मतलब बोलो बेटा, लिविंग थिंग मतलब जैसे पेड़ पौधे जो जीवित वस्तुएं होती है, जो जीवित लोग होते हैं मतलब प्लांट्स होते हैं, और एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स मनुष्य भी होता है, ठीक है ना। जानवर कहता हूँ तुम लोग को तो गलत नहीं कहता हूँ, ठीक है ना। तो एनिमल भी होते हैं और प्लांट्स होते हैं। हम बताया गया कि भाई कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनको हम केवल कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, बोलो, केवल हम वहां से उत्पन्न कर सकते हैं जो जीवित वस्तुएं होती हैं, जैसे कि प्लांट्स पेड़ पौधे हो गए बेटा। अब प्लांट्स जैसे बेटा ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है बेटा, ऑक्जेलिक जो एसिड होता है वो ऑक्जेलिक पेड़ होता है वहां से प्राप्त किया जाता है, C2H2O4, ठीक है ना। टार्टरिक एसिड तो आप लोग जानते हो, टार्टरिक एसिड जो होता है वो भी एक इमली से आता है, तक खट्टा है तुम लोग, इमली से भी आता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। और एनिमल से अगर हम देखें तो एनिमल से बेटा फॉर्मिक एसिड जिसे होता है HCHCOOH, ये फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिका आंट होती है, चींटी जिसको बोलते हैं, वहां से लिया गया था फॉर्मिका आंट,
आंट मतलब चींटी, ठीक है ना, फॉर्मिका आंट थी, उससे जो है ये प्राप्त होता था, उनको मार के हम लोग निकालते थे HCOOH फॉर्मिक एसिड। लेकिन ये धारणाएं तब तक चली जब तक जो है नए यौगिक की डिस्कवरी नहीं हुई। यूरिया इज अ फर्स्ट यूरिया इज अ फर्स्ट डिसऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। मतलब यूरिया जो है बेटा एक पहला ऐसा यौगिक है जिसको हमने क्या किया था, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बुक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको हो जाएगा। जो चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन के रूप में आज क्लास ले रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन के रूप में ही समझिए इसको। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छे से कि क्या भाई कार्बनिक रसायन होती है, क्या ये चीज़ें मैंने बता दी हैं कि पुरानी परिभाषाएं क्या होती हैं, नई परिभाषाएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मैंने तुमको बता रखी हैं, ठीक है बेटा। तो ये आज के लिए काफ़ी है इतना मेरे हिसाब से। और एक यूट्यूब पे मैं जो बात बताया हूँ कि आप रोज़ का रोज़ लेक्चर देखिए, और आपकी मंडे से रेगुलर क्लास चलेगी, और 30 मिनट का लेक्चर होगा, आप 30 मिनट को आप देखिए, फिर उसके बाद करिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।